हेलो दोस्तों, आई होप आप सब बहुत बेहतरीन होंगे। दोस्तों, मेरा नाम शुभेंद्र रावत है एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाला है और मैं पूरी कोशिश करूँगा इस वीडियो में मैं आपका जो आज टॉपिक लेके आया हूँ, आपको आसान भाषा में एक बेहतरीन तरीके से समझा पाऊँ। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी, फैमिली सर्कल में भी हमारे ये वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, बिफोर आई प्रोसीड, आप जानते हैं हमारा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम एलीट इंटरव्यू क्रैकिंग प्रोग्राम, ये प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली है इंटरव्यू की तैयारी के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि आपको कहीं भी जाना होगा जॉब करने के लिए, आपको अपना इंटरव्यू तो क्लियर करना ही करना होगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों हम आज के मेन जो टॉपिक है उस पर आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिटेल बैंकिंग? दोस्तों, आज को जो वीडियो है ये बहुत यूजफुल रहेगा सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 12th पास कर चुके हैं, उन सभी के लिए जो बैंकिंग में आना चाहते हैं, उन सभी के लिए जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। क्योंकि आप भले ही बैंकिंग में ना जाइए, आप अगर स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, कैपिटल मार्केट में, डेरिवेटिव्स में, इंश्योरेंस में, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में कहीं भी जाएंगे, आपको बैंकिंग से कहीं ना कहीं तो आपका इंटरेक्शन होगा ही होगा। और आपके खुद के लिए भी कि बैंकिंग एग्जैक्टली होती क्या है, आपको इस वीडियो के अंत में पूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि एग्जैक्टली रिटेल बैंकिंग होती क्या है। अब दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं पेशे से बैंकर था, मैंने करीब 1 दशक तक बैंकिंग इंडस्ट्री में काम किया है। रिटेल क्या मतलब होता है रिटेल बैंकिंग का? हालांकि दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको एक इन डेप्थ वीडियो मिल जाएगा व्हाट इज बैंकिंग का, पर यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि रिटेल बैंकिंग क्या होती है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें रिटेल बैंकिंग की, ये जो आप ब्रांचेस देखते हो अपने घर के आसपास, चाहे सरकारी बैंक की, चाहे प्राइवेट बैंक्स की, चाहे कोऑपरेटिव बैंक की, चाहे स्मॉल फाइनेंस बैंक की, आप किसी भी बैंक की जो ब्रांचेस देखते हैं, इन सारी ब्रांचेस को रिटेल बैंकिंग या ब्रांच बैंकिंग कहा जाता है। दोस्तों, रिटेल बैंकिंग को आप ब्रांच बैंकिंग कहकर भी संबोधित कर सकते हो। ब्रांच बैंकिंग, ठीक है। अब दोस्तों, आसान भाषा में रिटेल का मतलब होता है स्मॉल, छोटा। तो अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो रिटेल बैंकिंग होती है स्मॉल इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए, ना कि कॉर्पोरेट कस्टमर्स के लिए। आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं ताकि हम इसको डिटेल में और हम कवर कर पाए। अब दोस्तों, आप जिस भी शहर में रहते हैं, जिस भी राज्य में रहते हैं, आपको पता है कि आपके घर के आसपास जो भी ब्रांचेस हैं, उन सारी ब्रांचेस को रिटेल बैंकिंग या ब्रांच बैंकिंग कहते हैं। तो रिटेल मतलब स्मॉल, यानी इंडिविजुअल कस्टमर्स को जो बैंकिंग केटर करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसको कहते हैं हम रिटेल बैंकिंग। अब दोस्तों, अगर हम डेफिनेशन पर जाते हैं एक्सप्लिसिटली, तो जो डेफिनेशन कहती है रिटेल बैंकिंग की कि रिटेल बैंकिंग ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर बैंकिंग और पर्सनल बैंकिंग is the banking which provides financial services to individual customers rather than the businesses। अब दोस्तों, ये बात बहुत गौर करने लायक है कि इंडिविजुअल कस्टमर्स क्या होते हैं। दोस्तों, इंडिविजुअल कस्टमर्स का मतलब हो गया मैं और आप, यानी कि छोटे इंडिविजुअल कस्टमर्स। अब दोस्तों, इसको अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊं, हम सब ने नाम सुना है ओएनजीसी का, बहुत बड़ी एनर्जी कंपनी है भारत की, भारत सरकार के कंट्रोल में आती है। अगर ओएनजीसी को कोई लोन चाहिए हैवी अमाउंट का, मान लीजिए असम में ओएनजीसी को कोई रिग मिली और ओएनजीसी चाहती है से 2000 करोड़ का लोन, तो क्या ओएनजीसी के अधिकारी ऑफिसर्स किसी बैंक की ब्रांच में जाएंगे? नहीं। ओएनजीसी की जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होगा फाइनेंस एंड अकाउंट्स, वो डायरेक्टली किसी बैंक के कॉर्पोरेट
डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करेंगे। कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट मतलब यानी इंस्टीट्यूशनल डिपार्टमेंट, जो इन बड़ी बड़ी कंपनीज को, चाहे सरकारी कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, उनको सर्विसेज देते हैं बैंकिंग की। तो रिटेल बैंकिंग या फिर ब्रांच बैंकिंग को हम कह सकते हैं जो इंडिविजुअल कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करती है। इंडिविजुअल कस्टमर्स हो गए आप और मैं, हमारा परिवार, दोस्तों, टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, स्टूडेंट्स, सीएस, हर व्यक्ति को बैंकिंग की चाहिए सुविधाएं। तो जो इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं, अब यहाँ पे जो इन्होंने लिखा हुआ है डेफिनेशन में, रादर देन बिजनेसेस, हमें इससे कंफ्यूज नहीं होना। बैंक्स बिजनेसेस को भी केटर करते हैं रिटेल बैंकिंग के माध्यम से। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल कस्टमर है, इनका मतलब है स्मॉल कस्टमर्स। उसमें शायद एक इंडिविजुअल इंसान भी आ सकता है, आप जाकर खुद अपना खाता खोल सकते हैं, या कोई बिजनेस एंटिटी भी अपना अकाउंट ओपन कर सकती है। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी कि रिटेल बैंकिंग क्या होती है और रिटेल बैंकिंग कॉर्पोरेट बैंकिंग से कैसे अलग होती है। हालांकि आपका और मेरा तो डेली बेसिस पर यूज़ तो हमारा रिटेल बैंकिंग से ही पड़ता है। अगर हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे, रिटेल बैंकिंग इज अ वे फॉर इंडिविजुअल कंज्यूमर्स टू मैनेज देयर मनी। अब दोस्तों हम अपना अकाउंट क्यों ओपन करते हैं बैंक में? अगर हम बात करें कि हम बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, तो हम अपना बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन क्यों करते हैं? सबसे पहला रीज़न सुरक्षा, कि भाई पैसा मैंने घर में रखा हुआ है, मैं पैसा अपना बैंक में रखूँगा तो मेरा पैसा सुरक्षित रहेगा। इसके बाद कुछ मुझे ब्याज मिल जाएगा, या फिर आपको बैंकिंग सर्विसेज को यूज़ करना होगा। तो दोस्तों रिटेल बैंकिंग एक माध्यम है इंडिविजुअल कस्टमर्स को बैंकिंग की सर्विसेज से जोड़ने के लिए। दोस्तों बैंकिंग किसी भी देश की मुख्य इंडस्ट्री होती है और इसी इंडस्ट्री के इर्द गिर्द पूरी इंडस्ट्री घूमती है। यानी कि भारत में भी बैंकिंग सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है, क्योंकि अगर बैंकिंग डूब गई दोस्तों भारत में, तो भारत की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। फिर वही हालत होगी जो हालत श्रीलंका में हुई थी, या फिर जो बांग्लादेश में अभी क्योस होने वाला है। ठीक है, आप देखिए आगे जाते जाते बैंकिंग में क्या बम फूटने वाला है बांग्लादेश में भी। तो दोस्तों आई होप यहाँ तक आपको क्लैरिटी काफ़ी मिल गई होगी कि रिटेल बैंकिंग एग्जैक्टली क्या होती है। अब दोस्तों रिटेल बैंकिंग में कस्टमर्स आपके मेरे जैसे जाते हैं बैंक में, उनको जो भी सर्विसेज चाहिए वो सर्विसेज के लिए आवेदन करते हैं। आपको सेविंग अकाउंट खुलवाना है, करंट अकाउंट खुलवाना है, फिक्स डिपॉजिट करनी है, आपको रेकरिंग डिपॉजिट करनी है, आपको कोई लोन चाहिए, होम लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड चाहिए, आपको बिजनेस लोन चाहिए, आपको सेफ्टी लॉकर्स चाहिए, कुछ अपना गोल्ड ज्वेलरी है, ज़रूरी कागजात हैं, आपको वो रखने हैं, तो आप जाकर कोई भी सर्विसेज बैंक में जाकर अप्लाई कर सकते हैं और फिर आपको वो सर्विसेज बैंक को चार्जेस के बदले आपको वो सर्विसेज बैंक प्रोवाइड कर देता है। भारत की जो बैंकिंग सिस्टम है दोस्तों वो काफ़ी मजबूत है, ठीक है, चाहे सरकारी बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो। और रिटेल बैंक cater to the general population and have a clear banking exterior. They usually have many branches spread throughout the cities. अब दोस्तों अगर हम बात करें ब्रांच नेटवर्क की, तो भारत में सबसे बड़ा बैंक जो है आज की डेट में वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। नंबर ऑफ कस्टमर्स और नंबर ऑफ ब्रांचेस को अगर हम मद्देनज़र रखें। हालांकि दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में सबसे मजबूत बैंक भारत का SBI नहीं है, HDFC बैंक भारत का सबसे मजबूत बैंक है। जी हाँ दोस्तों, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी लेके आऊँगा, HDFC बैंक की मार्केट कैप क्या है और HDFC बैंक ने कैसे ग्रो किया पिछले 30 सालों में। अब दोस्तों SBI की अगर हम बात करें, पंजाब नेशनल बैंक की बात करें, तो ये इनकी ब्रांचेस हर शहर में हैं, हर गांव में हैं, कस्बों में हैं, ताकि हर भारतीय को बैंकिंग की सुविधाओं से जोड़ा जा सके। दोस्तों आपको ध्यान होगा
2015 में जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना स्टार्ट की थी, उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य यह था कि भारत के हर जनमानस को बैंकिंग की सुविधाओं से जोड़ा जा सके। क्योंकि अगर बैंकिंग की सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो एक आम गरीब व्यक्ति भारत का बैंकिंग सिस्टम से कैसे जुड़ेगा और सरकारी जो योजनाएं आती हैं उनका उनको लाभ कैसे मिलेगा। तो ये जो जितने भी आपके प्रधानमंत्री जनधन खाते खुले थे, सब रिटेल बैंकिंग जो ब्रांचेस आप देखते हो अपने घर के आसपास, उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के थ्रू खुले थे। हालांकि ये अलग बात है कि दोस्तों बैंकर्स को उतनी आई वुड से सम्मान नहीं मिलता समाज में, बट आप यकीन मानिए बैंकिंग बहुत मेजर इंडस्ट्री है भारत की, सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है हम कह सकते हैं भारत की। अब सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है कि बैंकिंग को मैं क्यों कह रहा हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है, उसका एक दोस्तों रीज़न है। रीज़न दोस्तों ये है कि बैंक्स आपसे पैसा तो लेते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट के माध्यम से, पर बदले में उसी पैसे को आपको लोन के रूप में देते हैं, जिसे हम कहते हैं क्रेडिट। उसको मतलब कि आप कह सकते हो क्रेडिट को दोस्तों, अगर हम बात करें सिर्फ क्रेडिट की, तो क्रेडिट को आप कह सकते हो लेंडिंग। क्रेडिट का दोस्तों हिंदी में अर्थ होता है उधार देना। तो दोस्तों याद कीजिए कि आपके परिवार ने कितने लोन लिए होंगे, आपके माता पिता ने आपको, आपके परिवार को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो दोस्तों बैंक्स इतनी मजबूती से काम करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण जो रोल वो प्ले करते हैं वो लोन देने का प्ले करते हैं, उधार देने का प्ले करते हैं। दोस्तों आपको कार चाहिए, कार लोन, घर चाहिए, होम लोन, एक्टिवा बाइक खरीदनी है, टू व्हीलर लोन, आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है मान लीजिए, पर्सनल लोन, लोन चाहिए शेयर्स के अगेंस्ट, लोन अगेंस्ट शेयर्स, क्रेडिट कार्ड, कितने लोन प्रोवाइड करता है दोस्तों बैंक। अब दोस्तों यही जो फंक्शन है बैंक का कि वो लोन्स प्रोवाइड करता है क्रेडिट के माध्यम से, तो दोस्तों इसी से ही अर्थव्यवस्था चलती है। दोस्तों याद कीजिए 2020 में क्या हुआ था जब कोविड आया था और 4 महीने के लिए पूरा भारत को अंदर बंद कर दिया गया था, अर्थव्यवस्था पूरी ठप पड़ चुकी थी। जब अर्थव्यवस्था पूरी ठप पड़ चुकी थी दोस्तों, तो उसके बाद जब भारत सरकार एक बहुत बड़ा पैकेज लेके आई थी लोन देने के लिए, उसका उद्देश्य क्या था कि लोन देंगे तो लोगों को पैसा मिलेगा, लोगों को पैसा मिलेगा तो लोग अपने काम धंधे दोबारा शुरू करेंगे, कुछ खर्चा करेंगे, ज़रूरत की चीज़ें खरीदेंगे, कार दोबारा बिकनी शुरू होगी, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन दोबारा बिकने शुरू होंगे, लोगों को अपनी कोई मेडिकल नीड्स है, कोई अर्जेंसी है, उसके लिए खर्चा होगा। तो जो अर्थव्यवस्था की साइकिल है वो दोबारा चलना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ये सब लोन्स भी रिटेल बैंकिंग के माध्यम से ही दिए जाते हैं। अब दोस्तों अगर हम आगे चलें तो हम देखेंगे कि इनके मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं आपके रिटेल बैंकिंग के। अब दोस्तों सबसे पहले एक मेजर ऑब्जेक्टिव कहिए या फंक्शन कहिए, कंज्यूमर को एक ही जगह सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। यानी कि अगर कोई कस्टमर को लोन चाहिए तो बैंक में मिल जाएगा, खाता खुलवाना है तो बैंक में मिल जाएगा, बैंक स्टेटमेंट चाहिए तो बैंक में मिल जाएगा, कोई बैंक गारंटी चाहिए तो बैंक में मिल जाएगी। कहने का मतलब यह है कि एक ही जगह पर आपको सारी बैंकिंग की सुविधाएं रिटेल बैंकिंग की छत के नीचे आपको मिल जाती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, अर्थव्यवस्था को संभालने का काम करती है, जो मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में समझाया। दोस्तों दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं दुनिया में। एक व्यक्ति होता है जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है, दूसरा व्यक्ति है जिसको पैसे की नीड है। तो बैंक्स जिसके पास सरप्लस अमाउंट है और जिसके पास पैसे की नीड है, उन दोनों को मिलाने का काम बैंक करते हैं। यानी इन्वेस्टर को और बोरोवर को मिलाने का काम कौन करता है दोस्तों? बैंक करते हैं। अब अगर ये जो साइकिल है, ये साइकिल टूट जाएगी अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था किसी भी देश की पूरी नीचे चली जाएगी। तो रिटेल बैंकिंग के माध्यम से बैंक्स बहुत मजबूती से अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करते हैं, ताकि जो अर्थव्यवस्था है भारत की, जीडीपी है भारत का,
जो ग्रोथ रेट है भारत की वो आपकी ऊपर जाती रहे। इसको दोस्तों हम एक और एग्जांपल से भी समझते हैं। क्या होगा दोस्तों अगर आपको लोन मिलना बंद हो जाएगा? क्या होगा दोस्तों अगर लोन नहीं मिला तो आप अगर अपने लिए लैपटॉप नहीं खरीद पाओगे तो लैपटॉप की इंडस्ट्री नीचे बैठ जाएगी, और जब लैपटॉप की इंडस्ट्री नीचे बैठ जाएगी तो जो इतने लोगों को रोजगार मिल रहा है लैपटॉप के माध्यम से, उन लोगों को क्या होगा? उन लोगों का भी नौकरी चली जाएगी। वैसे ही अगर कार्स नहीं बिकेंगी तो रबर इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इंडस्ट्री, वायर इंडस्ट्री, कॉपर इंडस्ट्री, आयरन ओर इंडस्ट्री, सब इंडस्ट्री बैठ जाएंगी और वहाँ पे जो लोगों को रोजगार मिलता है वो नहीं मिलेगा। तो ये सारा काम रिटेल बैंकिंग के माध्यम से ही होता है। कस्टमर को वो डिफरेंट तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे दोस्तों मैंने बताया, आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, आपको लोन चाहिए, विभिन्न प्रकार के लोन चाहिए, सेविंग अकाउंट खुलवाना है, NEFT करनी है, RTGS करनी है, चेक से भुगतान करना है, म्यूचुअल फंड खरीदने हैं, इंश्योरेंस चाहिए, सारी सुविधाएं आपको अपनी रिटेल बैंकिंग की छत के अंदर ही मिल जाती हैं। मार्केट लिक्विडिटी दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि रिटेल बैंकिंग के माध्यम से ही भारत की अर्थव्यवस्था में पैसे को पंप किया जाता है। तो रिटेल बैंकिंग भी एक बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों योगदान देते हैं भारत की लिक्विडिटी, पैसे को संभालने में। सस्ते दरों में लोन दिया जाता है दोस्तों। आपको होम लोन चाहिए, सस्ते दरों में मिल जाएगा। होम लोन, कार लोन, व्हीकल लोन, होम रेनोवेशन लोन, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन, गोल्ड लोन, क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट लोन, सब आपको रिटेल बैंकिंग में ही मिलता है दोस्तों। प्रोवाइडिंग अ सिक्योर लोकेशन फॉर द कैश डिपॉजिट दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि बैंकिंग का प्राइमरीली उद्देश्य क्या होता है। बैंकिंग का मुख्य उद्देश्य होता है कि मेरा पैसा जो मैं बैंक में जमा कर रहा हूँ वो सेफ रहे, ठीक है। हालांकि आपका कितना पैसा सेफ है दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पे एक शानदार वीडियो आ रखा है दोस्तों, DICGC का, क्या आपका पैसा बैंक में सेफ है, आप ज़रूर देखिएगा दोस्तों, और उसमें आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी। तो हम अपना पैसा रखते हैं बैंक में ताकि मेरा पैसा बैंक में सुरक्षित रहे। फाइनेंस मैनेजमेंट दोस्तों, कैसे हिसाब किताब रखोगे आप कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है? तो बैंक आपको बैंक स्टेटमेंट्स, पासबुक के माध्यम से भी आप अपने पैसे का पूरा हिसाब किताब रख सकते हो कि मेरा पैसा जा कर रहा है। दोस्तों आई होप यहाँ तक आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि रिटेल बैंकिंग क्या होती है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। रिटेल बैंकिंग का मतलब है इंडिविजुअल बैंकिंग। ये जो बैंकिंग आप देखते हो अपने घर के आसपास जो ब्रांचेस, शाखाएं खुली हुई हैं, राइट। दोस्तों आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको मैं डिटेल में समझा पाया होगा कि अगर आपकी रिटेल बैंकिंग क्या होती है। दोस्तों अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे इस वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में भी प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे दीजिए, मुझे भी एक प्रोत्साहन मिलेगा। कुछ कमी लगती है आपको तो आप प्लीज़ वो भी मेंशन कीजिए, मैं उसमें भी सुधार लाने की कोशिश अवश्य करूँगा। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि जो हमारी बैंकिंग है, कितने प्रकार के बैंक होते हैं भारत में, कैसे कैसे वो काम करते हैं। सबसे पहले बैंक आ जाते हैं दोस्तों भारत में, जैसे कि कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों सर्विसेज देना और प्रॉफिट अर्न करना। पब्लिक सेक्टर बैंक दोस्तों, मेरे चैनल पे एक शानदार वीडियो है पब्लिक सेक्टर बैंक का, आप उसको देख सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। फॉरेन बैंक, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, बैंक ऑफ ईरान, बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स के, फॉरेन कंट्रीज के बैंक्स भारत में भी काम करते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। RRB, रीजनल रूरल बैंक्स। आसान भाषा में RRB को दोस्तों हम कह सकते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अगर मैं बात करूं उत्तराखंड की, तो जो मेरे उत्तराखंड के होंगे व्यूअर्स, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक वो क्लासिफाई होता है RRB में, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक, EU स्मॉल फाइनेंस बैंक, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, राइट। पेमेंट बैंक, पेटीएम, फिनो, NGFN, ये सब आपके कैटेगराइज होते हैं पेमेंट बैंक्स में। और फिर आपका आ जाता है दोस्तों कोऑपरेटिव बैंक,
आसान भाषा में दोस्तों कोऑपरेटिव बैंक को हम क्लासिफाई कर सकते हैं सहकारी बैंक, ठीक है, जो कि स्टेट ओन्ड बैंक होते हैं, जिसको हम अर्बन कोऑपरेटिव कह सकते हैं, प्रॉपर एरिया के बैंक होते हैं, या फिर एक राज्य के भी स्पेसिफिक बैंक हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें आपको एग्जांपल देने की दोस्तों, तो नैनीताल सहकारी बैंक, रुद्रपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, तो ये सब होते हैं दोस्तों क्लासिफाई एज अ कोऑपरेटिव बैंक। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली रिटेल बैंकिंग क्या होती है और रिटेल बैंकिंग का फंक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, रिटेल बैंकिंग में क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं। दोस्तों मैं एक अलग से एक डिटेल में प्रोजेक्ट लेके आऊँगा आपके लिए वीडियो, जिसमें कि आपको मैं बताऊँगा कि डिटेल में माइन्यूट तरीके से कि कौन कौन से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आपको रिटेल बैंकिंग में मिल सकते हैं। दोस्तों आई होप यहाँ तक मैं आपके लिए एक कंक्रीट बहुत मजबूत जानकारी ला पाया हूँगा कि रिटेल बैंकिंग एग्जैक्टली होती क्या है। दोस्तों हमारा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है एलीट इंटरव्यू क्रैकिंग प्रोग्राम। अगर आप इस प्रोग्राम में को ज्वाइन करना चाहते हैं मेरी पर्सनल गाइडेंस के अंतर्गत, ये प्रोग्राम में हम स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं। उद्देश्य ये है इस प्रोग्राम का कि हम अपने स्टूडेंट्स को इन डेप्थ इंटरव्यू के लिए तैयार कर पाए। दोस्तों हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8433478919। दिस इज़ बोथ आवर कॉलिंग नंबर एंड व्हाट्सएप नंबर। हमारी ईमेल आईडी है info@dipeindia.com। आप हमें अगर ईमेल करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे तो आप हमें अपना रेज्यूमे व्हाट्सएप कीजिए, ताकि मैं एक बार आपकी प्रोफाइल को भी गो थ्रू कर पाऊँ। दोस्तों आप सभी ने मुझे इतना समय दिया, इतने पेशेंस के साथ मेरे वीडियो को आपने देखा, मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।